एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस बात की जानकारी शेयर कर ली है कि उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। ब्रीफली चर्चा भी कर लिया है, तो आइए विस्तार से बात करते हैं पीजीटी के बारे में। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से है, विज्ञप्ति संख्या 2/2022 प्रवक्ता की, मतलब पीजीटी की है। तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ की तिथि है 9/6/2022, मतलब आज की। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि आज से ही आप शुल्क भी जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि भाग 1 की 3 जुलाई है। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई है और अंतिम रूप से सबमिट करने की लास्ट डेट 9 जुलाई है। तो ये मान के चलिए कि लास्ट डेट इसकी 3 जुलाई ही है। लास्ट के 5-7 दिन जो बच रहे हैं आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो उसके बाद आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त 624 पदों के विषयवार वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 01 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर लें और तदनुसार आवेदन करें। तो केवल भारत के नागरिक ही इसमें आवेदन कर सकते हैं और नंबर ऑफ पोस्ट है 624। महत्वपूर्ण निर्देश देख लीजिए क्या है। ये ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कहीं से भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को धारण करते हैं कि नहीं। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिएगा, प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यद्यपि एक से अधिक विषयों में पृथक पृथक आवेदन किए जा सकते हैं। तो अगर आप किसी एक विषय के लिए कर रहे हैं तो आप केवल एक ही आवेदन करेंगे। अगर आप अलग अलग विषय के लिए करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है विज्ञापन पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है, मतलब गारंटी नहीं, ऊपर नीचे भी हो सकता है। 5वां नंबर पॉइंट है भाषा संबंधित प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। ये स्वाभाविक सी बात है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। मतलब सबसे अच्छी बात यही होती है कि माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, एकदम स्पष्ट तौर पे यहाँ पे लिखा गया है। तो फ्री होके 125 के 125 क्वेश्चन हिट करने हैं। आएगा तो आएगा, नहीं तो फिर जाना तो कुछ है नहीं। फिर देखेंगे किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुमान्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। तो ईडब्ल्यूएस को 10% वो तो ठीक है, बाकी किसी भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं और उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं तो आप सामान्य की कैटेगरी में आएंगे। तो उसके लिए अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आप उत्तर प्रदेश के निवासी हों। फिर यहाँ पे देखेंगे अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन के सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई। इसको हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हमको पता कि उसके अंदर मोबाइल ब्लूटूथ कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है। यहाँ पे हेल्पलाइन दी गई है जो कि 10 बजे से 5 बजे तक खुली रहती है। ये नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई कठिनाई है। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश। तो ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइबर कैफ़े पे करवाते हैं और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से पढ़ सकते हैं। इसका प्रोसेस जो है वो 3 चरण में देखी है। सबसे पहला कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, देन आफ्टर फीस पेमेंट, देन फॉर्म सबमिशन। तो 3 सबसे पहले आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आप शुल्क भरेंगे, फिर आपका फाइनल सबमिट होगा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं किसको कितनी फीस देनी है। तो जो अनारक्षित जनरल हैं, सामान्य वर्ग के लोग, उनको आवेदन शुल्क 700 रुपये प्लस 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 750 टोटल इनको देना है। ईडब्ल्यूएस वालों को 650, अन्य पिछड़ा वर्ग को 750, अनुसूचित जाति को 450, अनुसूचित जनजाति को 250 रुपये। फिर यहाँ पे देखते हैं रिक्त पद। तो रिक्त पदों की संख्या एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। 624 है, बालक बालिका दोनों मिला के। आयु सीमा 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो। तो आयु की गणना 1 जुलाई 2022 को होगी। इस डेट को आप 21 वर्ष से कम ना हो। अर्हता की तिथि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी आप लास्ट डेट के पहले उसको पूर्ण कर लें। फिर शैक्षिक योग्यता की बात करें
तो अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय 2 के विनियम 1 में निर्दिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राज्यों द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि द्वारा संशोधित या परिवर्धित योग्यताएं भी मान्य होंगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम अर्हताएं सारणी संख्या 2 में संलग्न है। तो इसको अभी हम लोग देख लेंगे। फिर देखते हैं वेतनमान। तो प्रवक्ता संवर्ग में जो 47,600 से 1,51,100 रुपये, इसका पे लेवल 8 है और ग्रेड पे इसका 4800 से स्टार्टिंग है। तो बहुत ही अच्छी पेमेंट होती है प्रवक्ता की, यकीन मानिए आप, इससे अच्छी पेमेंट शायद ही किसी को जल्दी मिलती है। 4800 ग्रेड पे से आप ज्वाइन करेंगे। आगे बढ़ते हैं आरक्षण, जिसको देख लिया आप लोगों ने। किसी भी आरक्षण का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश के निवासी होना जरूरी है। फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा केंद्र के बारे में दिया गया है, देख लीजिए। सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दे दी जाएगी। नोट: यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र में अंकित केंद्र से इतर केंद्र एवं विषय की परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हैं कि जहाँ एग्जाम होगा, जिस सब्जेक्ट का होगा उसी सब्जेक्ट का देना है। फिर इंपॉर्टेंट ये है, भर्ती प्रक्रिया को देखते हैं। प्रवक्ता पद पर चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर होगा। ये क्लियर है कि इसमें 2 फेज होंगे, पहला रिटन, दूसरा इंटरव्यू। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो पॉइंट दिया गया है। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक, तो 500 में से 425, 85% हुआ इसका। साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे, अर्थात सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक। तो ये टोटल मिला के जो 10% हो रहा है, ये जाएगा 50 अंकों का। उसके बाद तीसरा, अगर कोई विशेष योग्यता है आपके पास, जैसे कि डॉक्टरेट उपाधि है आपके पास, तो 2% अंक एडिशनल मिलेंगे। शिक्षा परास्नातक एमएड है आप, तो आपको 2% अंक अलग से मिलेंगे। शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि रखते हैं तो 1% अंक अलग से मिलेंगे। और उसके बाद अगर आपने राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया तो आपको 1% अंक अलग से मिलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, लिखित परीक्षा आपकी 425 अंकों की, साक्षात्कार 50 अंकों का, और ये जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है इसके लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। टोटल जो है वह 500 अंकों का आपका पेपर होगा, ये तीनों चीज़ मिलाकर। फिर लिखित परीक्षा के बारे में देख लीजिए। प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन हेतु अभ्यर्थी के लिए विषयों पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक के होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, जो कि माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए जी हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है। आप 125 के 125 प्रश्न करके आएंगे। समयावधि देख लीजिए, पर्याप्त है। लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने की समयावधि 2 घंटे की होगी। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। काला बालपेन ये हम लोग सुनते सुनते बड़े हो रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत है नहीं। फिर देखिए, साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट। अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु मेरिट तैयार की जाएगी। चयन हेतु पैनल। अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, विशेष योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार ज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिकृत समेकित पैनल सूची मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। फिर संस्था आवंटन देखेंगे। बोर्ड उपरोक्तानुसार नियम 12(8) के अधीन तैयार किए गए पैनल में चयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(10) के अनुसार संस्था आवंटित करेगा। इस प्रकार चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थाओं के नामों सहित सूची पैनल जिला विद्यालय निरीक्षक को बोर्ड अग्रसारित करेगा और उसकी एक प्रति संयुक्त शिक्षा निर्देशक को भेजेगा। तो हमारा काम जो है यहीं तक है, साक्षात्कार तक। उसके बाद पूरा काम पैनल करेगा, मेरिट बनाएगा, मेरिट बेस पे हमारी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। फिर यहाँ पे अभ्यर्थियों हेतु कुछ सामान्य अनुदेश दिए गए हैं। प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। परंतु राज्य सरकार के किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। अर्थात सीधी सी बात है, अगर एक से ज़्यादा पत्नी है किसी आदमी की और कोई वैलिड रीज़न नहीं है, या कोई ऐसी लड़की जिसके हस्बैंड के पास पहले से एक पत्नी है, तो वो भी मान्य नहीं होंगी। ऐसे रेयर केस होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जबकि मानसिक शारीरिक, ये चलिए ठीक है, दक्षता मेडिकल भी लगता है। उसके बाद किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के पूर्व बोर्ड द्वारा उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सा अधिकारी से नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा, ये जरूरी है। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये देख लीजिए, कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी के लिए लागू नहीं होगा। उसके बाद महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र हैं, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग को यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग बालक बालिका में आवेदन मान्य होगा। फिर यहाँ पे देखिए, जो भी हमने ऊपर बताया था, प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो अंतिम आवेदन ही मान्य होगा, शेष निरस्त समझे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो कि पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुका है, आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इत्मीनान से देख सकते हैं। ये बालक वर्ग के लिए तथा ये बालिका वर्ग के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसी सूची में ये अभी ऊपर बात हुई थी कि जो शैक्षिक अर्हताएं वो सारणी संख्या 2 में दी गई हैं। तो सारणी संख्या 2 इसकी मान लीजिए जान है, आप पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद ही आप अपने आप को समझ पाएंगे कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो सबसे पहले देख लीजिए हिंदी। अगर आप हिंदी से पीजीटी की परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो मूलभूत अर्हता है वह है हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हिंदी में ही फंसती है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। मैं स्पष्ट फिर से कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। आप हिंदी से एमए होने के साथ साथ आपका बीए में एक सब्जेक्ट संस्कृत होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप शास्त्रीय परीक्षा जो कि संस्कृत से जिसको ग्रेजुएट कहते हैं वो आप पास किए हों, या दूसरा इसका ऑप्शन है प्रशिक्षण योग्यता वरिमान। फिर यहाँ पे एक दिया गया है हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्त अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। अर्थात अगर आप डबल एमए कर लेते हैं, एक एमए हिंदी तथा दूसरा एमए संस्कृत के साथ, तो भी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ये अधिमानी अर्हता ये बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उसका अलग से 25 अंकों का आरक्षण है। इसको हम लोगों ने बात कर लिया, तो ये सभी जगह मान्य है, तो इसको भी ध्यान नहीं देते। जिसके पास है अच्छी बात, जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं। तो हमने बात कर ली हिंदी की। आगे चलते हैं। गणित विषय में जो आपकी अर्हता है एमए तथा एमएससी गणित से हो, प्रशिक्षण वरीयमान है, अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। फिर देखते हैं गृह विज्ञान के बारे में। गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र होम इकोनॉमिक्स या गृह कला होम आर्ट में एमए, अथवा गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान डोमेस्टिक साइंस या गृह कला होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी के लिए नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएट हों, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे कला में इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था, ये हो, अथवा प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा, ड्राइंग एवं पेंटिंग के साथ बीए, अथवा कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा, अथवा कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा, अथवा लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचिंग सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा। तो अगर ये इसमें से कुछ आपके पास है तो आप एलिजिबल होंगे।
एक इसकी टिप्पणी देख लीजिए। उपयुक्त के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्रावधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्रावधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्रावधिक कला की योग्यता की छूट दी जाएगी। इसके बाद देखते हैं संस्कृत विषय। संस्कृत में एमए प्रशिक्षण वरीयमान अथवा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का संपूर्ण आचार्य प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान, अर्थात आप संस्कृत से आचार्य हो, मतलब संस्कृत से पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया, सीधी सी बात ये है। आगे चलते हैं। वाणिज्य कॉमर्स मतलब एमकॉम किया हो आपने, कृषि एमएससी किया हो आपने कृषि से, अर्थशास्त्र एमए अर्थशास्त्र से हो, एमकॉम तथा अर्थशास्त्र सहित बीकॉम प्रशिक्षण हो, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान। आगे देखते हैं नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में एमए राजनीति से हो या त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में बीए ऑनर्स प्रशिक्षण हो। इसके बाद बात करते हैं इतिहास विषय की। इतिहास में एमए प्रशिक्षण वरीयमान अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए प्रशिक्षण वरीयमान अथवा इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ साथ बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान है। टिप्पणी है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी इतिहास प्रवक्ता पद हेतु आर्य माने जाएंगे। आगे चलिए, भूगोल विषय की बात है। भूगोल में एमए अथवा एमएससी प्रशिक्षण वरीयमान, भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान अथवा बीएससी। मनोविज्ञान के लिए एमए मनोविज्ञान प्रशिक्षण अथवा एमएड। नेक्स्ट समाजशास्त्र। एमए समाजशास्त्र प्रशिक्षण होना चाहिए। समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स हो तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। बात करते हैं रसायन विज्ञान की, तो इसमें रसायन विज्ञान में एमएससी प्रशिक्षण अथवा रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स प्रशिक्षण, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री प्रशिक्षण अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। इतना कुछ है तो आप रसायन विज्ञान के प्रवक्ता पद के लिए आर्य माने जाएंगे। शिक्षा शास्त्र की बात करें तो शिक्षा शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एमए अथवा एमएड के साथ बीए अथवा बीएससी, एलटी अथवा बीटी अथवा बीएड के साथ मनोविज्ञान में एमए। नेक्स्ट देखेंगे जीव विज्ञान की बात है। वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा प्रशिक्षण वरीयमान है। दूसरा, कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा प्रशिक्षण। तीसरा, कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान अथवा प्रशिक्षण। चौथा, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस अथवा प्रशिक्षण। पांचवा टॉपिक है इसका, किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। नेक्स्ट बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। इसमें एमएससी भौतिक विज्ञान प्रशिक्षण हो या किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। तो ये थे टोटल इसके एलिजिबिलिटी। तो इससे आप स्वयं का आकलन अब खुद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली है पीजीटी के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।